बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले थियोडोर श्वान ने ऑब्जर्व किया। थियोडोर श्वान 1839 में उसने सेल थ्योरी दी थी और वो प्लांट्स और एनिमल सेल को स्टडी कर रहा था। उसने देखा कि जितनी भी प्लांट्स और एनिमल सेल हैं, सब के बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। पहले किसने ऑब्जर्व किया था? थियोडोर श्वान ने, जिसको बाद में नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने दिया था नाम? जेनेट ने। तो बच्चों, प्रॉपरली जो साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन से सेल को स्टडी किया था? रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 1950 में स्टडी किया और देखा गया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। सिलेक्टिवली परमेएबल का क्या मतलब है? ये एक सेल है, सपोज ये सेल है, सेल के बाहर कुछ फ्लूइड होता है, कुछ लिक्विड होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस सेल के अंदर भी कुछ जेल लाइक या फ्लूइड मटेरियल होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म। और ये है सेल मेम्ब्रेन। अब अगर देखा जाए तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल भी होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और हार्मोन्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, यानी डिफरेंट चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसी तरह इस सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में भी सोडियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ग्लूकोज भी, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती हैं। अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन जो है इनके लिए गेट खोल दें तो ये तो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देता। इसी तरह जो साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें होती हैं उनको भी रोके रखता है, कुछ चीजों को रोकता है और कुछ चीजों को ये बाहर जाने देता है। इसलिए इसे बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमेएबल है। अगर बच्चों ऐसा होता कि ये अलो कर लेता है, इन सारी चीजों को इजाजत दे देता कि आप लोग जा सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है वो तो अंदर आ जाती सेल के, तो ये सेल तो बर्स्ट कर जाता। और इसी तरह अगर साइटोप्लाज्म में जो चीजें मौजूद हैं और ये सेल मेम्ब्रेन इनको इजाजत दे देता कि आप लोग जा सकते हैं बाहर, तो ये तो सारी की सारी चीजें जो है वो बाहर आ जाती और इसी तरह सेल जो है वो श्रिंक कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनको जिन चीजों की जरूरत होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ कर लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। तो बच्चों, जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली सेम होता है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं जैसे कि आर्की बैक्टीरिया चूंकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है, तो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं सबका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होता है। बच्चों, अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन आए कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो सब ऑर्गेनिज्म में सेम है, तो आप लोगों ने आंसर करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें प्लांट सेल को, एक प्लांट सेल लें या कोई फंजाई का सेल लें या कोई मुनेरा लें या कोई प्रोटेस्ट लें, इन सब के सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं।
फिर इस सेल वॉल के नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल जो है मौजूद नहीं होता। इसी तरह कुछ प्रोटेस्ट जो है उनका जो सेल होता है उसका आउटर कवरिंग कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स और कुछ प्रोटेस्ट का आउटर कवरिंग सेल का कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट सेल, फंजाई सेल और मोनेरासिस और कुछ प्रोटेस्ट के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। बच्चों, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल तैयार किया और सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो किसका है? वो है सिंगर एंड निकोलसन का। सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये मॉडल कब दिया था? 1972 में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड तो हम बोलते हैं घी, तेल जो भी है हम उसे लिपिड बोलते हैं। बाई का मतलब है कि दो, लेयर का मतलब है दो रिंग्स, यानी ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको अगर हम जूम कर दें तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है, इस तरह का। ये एक लिपिड की लेयर है, ये दूसरी लिपिड की लेयर है, इसे बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। तो बच्चों, इस लिपिड बाइलेयर के साथ यहाँ पे बाहर साइड पर भी कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रांजिक प्रोटीन भी बोला जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिससे हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये लिपिड के साथ साइडों पे पड़े होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स जो है यहाँ पे ऐसे दंसे होते हैं, ऐसे घुसे होते हैं लिपिड के दरमियान में, इनको बोला जाता है इंट्रांसिक प्रोटीन। इंट्रांसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा यहाँ पर प्रोटीन के साथ जो पेरिफेरल साइड में प्रोटीन्स होते हैं या जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इन पे कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऐसे। इस प्रोटीन को जिसपे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, इन्हें बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये ऐसे प्रोटीन्स हैं इस पे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल लगे हैं, तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला जाता है। इसी तरह ये जो लिपिड्स हैं इस पर भी कहीं कहीं पे ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। अब इन्हें बोला जाता है, इस लिपिड को, ग्लाइकोलिपिड्स। अब इन ग्लाइकोलिपिड्स का काम क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स का काम है कि ये सेल्स जो है स्टिमुलाई के लिए यूज करते हैं कि बाहर की कौन सी चीज को अंदर आना है, कौन सी चीज को बाहर जाना है। ये एज अ स्टिमुलस यूज होते हैं, डिटेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के अलावा यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा इस जो लिपिड बाइलेयर है इसमें कहीं कहीं पे ऐसे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड की किस्म है। ये यूज होता है इज अ बफर क्या है? बफर जो है ये चूंकि लिपिड की लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो ये लिपिड्स जो है ये तो हाई टेम्परेचर की वजह से पिघल जाएंगे।
तो ये सारे का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पट जाएगा और सेल के अंदर जो चीज है वो तो बाहर निकल जाएगी। या अगर एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है तो यहाँ पे ये तो जम जाएगा। जमने की वजह से ये सेल के अंदर भी कुछ ना आ सकेगा और ना ही बाहर से बाहर कुछ जा सकेगा, तो भी सेल का जो फंक्शन है वो तो रुक जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी ना तो इनको बहने देता है और ना ही इनको जमने देता है। कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन ये है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें रेड ब्लड सेल को, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, चूंकि हर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का परसेंटेज और कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज और लिपिड का परसेंटेज डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो दिया गया है वो है रेड ब्लड सेल का। तो रेड ब्लड सेल में प्रोटीन्स का जो परसेंटेज है वो है 52%, जो लिपिड का परसेंटेज है वो है 40%, और बाकी जो चीजें हैं जिसमें ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ये आ जाता है, बाकी जो 8% तकरीबन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। लिपिड्स में कौन सा लिपिड्स है, ये स्पेशल टाइप का लिपिड है जिसे हम फास्फोलिपिड बोलते हैं। फास्फोलिपिड, एक तो फास्फोलिपिड है और एक है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड की एक किस्म है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहा था, सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था कि ये जो लिपिड ये एक सी, जैसे कि लिपिड जो है वो एक समंदर है, लिपिड का एक समंदर है और इसमें प्रोटीन्स जो है ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, प्रोटीन्स जगह जगह पे ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। तो यह है सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बच्चों अब हम बनाते हैं एक लिपिड का मॉलिक्यूल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स किस चीज के बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे हम लेते हैं एक अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा लेंगे, जिसमें 3 कार्बन्स हो और 3 OH ग्रुप हो। अल्कोहल में हमने लिया 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, इसमें 3 OH है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, जिसमें 3 कार्बन हो और 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, इनको हम बोलते हैं ग्लाइसराइड। इस ग्लाइसराइड को हम रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हम इसको रिएक्ट करते हैं। चूंकि हम यहाँ पे कोई आम लिपिड नहीं बना रहे, यहाँ पे हम बना रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फास्फोलिपिड। तो यहाँ पे हम इसको 2 कार्बोक्साइल ग्रुप को इनके 2 कार्बन के साथ ट्रीट कर लेंगे। ये तीसरा कार्बन जो अल्कोहल का है या ग्लाइसराइड का है, इसके साथ हम फास्फेट और कॉलिन ग्रुप लगा लेंगे। कॉलिन, क्योंकि हम फास्फोलिपिड बना रहे हैं। फास्फेट और कॉलिन जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लिपिड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग जस्ट ये समझ लें कि यहाँ पे हमने फास्फेट लगाना है और कॉलिन लगाना है। फास्फेट और कॉलिन को हम बोलते हैं लेसिथिन बोलते हैं। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH उड़ के जो अल्कोहल का OH है वहां से हाइड्रोजन उड़ जाएगा, यानी H2O जो है बना लेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह जो दूसरे कार्बन का OH है वहां से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ये उड़ के H2O बना लेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहां से एक H उड़ गया, ये हमने ऑक्सीजन रख लिया और ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया इसके साथ COO, C डबल बॉन्ड O और कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, और H2O जो है वो यहां से उड़ गया, H2O जो है निकल गया यहां से। ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और अल्कोहल से एक H उड़ा के वाटर बना लेते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इन प्रोसेस को बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, अब ये यहाँ पे इनके दरमियान में बॉन्ड बन गया है, यानी ये O जो है और यहाँ से जो इनका OH है वो निकल गया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। तो इनके दरमियान में एक एस्टर बॉन्ड बन गया। इसी तरह यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, इन्होंने वाटर बना लिया, निकल गया यहाँ से, इन्होंने एस्टेरिफिकेशन की, एस्टर बॉन्ड बना लिया और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, वाटर यहाँ से भी निकल जाएगा। और ये जो कॉलिन ग्रुप है, ये यहाँ पे फास्फेट और कॉलिन का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह का हमें नजर आता है। ये जो है, ये फास्फेट एंड कॉलिन, ये बना लेता है मुंडी बना लेता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बना लेता है कॉलर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बना लेता है एक टांग, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बना लेता है फास्फोलिपिड की दूसरी टांग। अब ये एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल हो गया। बहुत ही खुश कि मैं इस दुनिया में आ गया, यानी ये एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। अब ये जो फास्फेट और कॉलिन का जो मुंडी बनानी है, ये क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी इसको पानी से डर नहीं लगता। जितना भी इसके ऊपर पानी डालो, इसको नहलाओ, इसको पानी से डर नहीं लगता, ये खुश होता है। जबकि इसकी जो टांगे हैं, जिस तरह कीचड़ होता है, बारिश होती है तो हम अपने पांचे उठा के ऐसे चलते हैं, तो इसी तरह ये अपने पैर बचाता है पानी से। इनको पानी से नफरत है, इनकी पैर को पानी से नफरत है, तो हम इसे लिखते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिनका एक पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक होता है और एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो अब बच्चों हम बनाएंगे कि किस तरह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स है, लिपिड्स, वो किस तरह अरेंज होते हैं। इनको मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड्स के बने हैं, फास्फोलिपिड्स के, तो फास्फोलिपिड का ये सर जो है ये हाइड्रोफिलिक है, इनको पानी से डर नहीं लगता। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में लिक्विड यानी जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, तो इनका जो हाइड्रोफिलिक सर है उनको पानी से कोई मसला नहीं होता, तो यहाँ पे पड़े होते हैं पानी में यानी लिक्विड में। इसी तरह बाहर भी इंटरस्टिशियल सेल के बाहर भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, तो इनको भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इनके हाइड्रोफिलिक सर जो होते हैं वो बाहर की साइड पे होते हैं पानी में। इनको डर लगता है, इनके पैर को डर लगता है, तो ये पैर जो है अपने ऐसे अंदर की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे ये बना लेते हैं लिपिड बाइलेयर और कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स जैसे हम बोलते हैं,
और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि साइडों पे पड़े होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म की साइड पे होता है या बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साइड पे होता है। और इन प्रोटीन्स पे जो कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं ये हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये है ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कुछ लिपिड्स पर भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। और इनके दरमियान में ऐसे हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? कुछ चीजों को जाने देना और कुछ चीजों को रोकना। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट दो किस्म का होता है। ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी यूज्ड होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी यूज्ड, यहाँ पे कोई एटीपी यूज नहीं होता। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो किस्म के होते हैं, एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कोई ऑक्सीजन है वो उस जगह से आ रहा है जहां पे ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, तो वो मूव करेगा उस जगह पे जहां पे ऑक्सीजन की मिकदार कम है। इसे बोला जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी तो यूज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स जो है वो रास्ता दे देते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक एग्जांपल है, यहाँ पे सपोज H2O का मॉलिक्यूल है। H2O जो है वो यहाँ से नहीं निकल सकता लिपिड में से। H2O बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कम यहाँ से निकलते हैं, बहुत कम, क्योंकि इनका जो तेल वाला पोर्शन होता है, जो इनकी लिग्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो यहाँ पे H2O के लिए इन्होंने अपना रास्ता बनाया होता है, प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? एक्वापोरिन प्रोटीन्स बोला जाता है। ये 8 मॉलिक्यूल का बना होता है एक प्रोटीन, और ऐसे चैनल्स बनाए होते हैं। इनमें से H2O के मॉलिक्यूल्स ऐसे बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर आते हैं। इन्हें एक्वापोरिन मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, या एक्वापोरिन चैनल्स या वाटर चैनल्स भी बोला जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक है एक्वापोरिन यानी जो वाटर चैनल्स हैं एक्वापोरिन, एक है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन कैसे होते हैं? ये भी इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। इनके सिरे कुछ ऐसे बने होते हैं कि यहाँ पे ये, यानी इनके दरमियान में कोई सुराख नहीं होता कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स गुजर सके, ये बंद होते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना होता है कि ये मुंह में कुछ चीज लेके यहाँ से फ्लिप कर जाते हैं, यानी ये मूव करके आगे की तरफ इस तरफ मूव कर लेते हैं, और ये चीज जो है ये अंदर की तरफ गिरा देते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में गिरा देते हैं। इन प्रोटीन्स को बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन भी कोई एनर्जी यूज नहीं करता। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल है। सेकेंड ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एनर्जी यूज करते हैं, एटीपी को यूज करते हैं। ये ऐसे होता है जैसे कि हम कहीं जू जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम टिकट लेते हैं, पैसे देके टिकट लेते हैं तो हमारी एंट्री होती है। यहाँ पे अगर किसी चीज ने एंटर होना है या बाहर जाना है, सेल के बाहर जाना है, तो वो एटीपी को यूज करके ही अंदर आ सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम पोटाशियम पंप्स का। सोडियम पोटाशियम पोटाशियम पंप्स में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में ये सपोज सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में पोटाशियम की मिकदार ज्यादा होती है और सोडियम की मिकदार कम होती है। सोडियम भी होता है लेकिन इनकी मिकदार कम होती है।
और बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है, सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है, जबकि पोटाशियम की मिकदार कम होती है। अब ये पोटाशियम और सोडियम जो है ये प्रोटीन्स के जरिए अंदर आएंगे, ऐसे प्रोटीन्स के जरिए से ही अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है इनकी लगेगी। और बाहर से पोटाशियम जो है, पोटाशियम बाहर से आएंगे, अंदर वैसे भी पोटाशियम की तादाद ज्यादा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सोडियम पोटाशियम के पंप्स यूज होते हैं वो एक एनर्जी को यूज करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से पोटाशियम के 2 मॉलिक्यूल को पकड़ के इस साइटोप्लाज्म में फेंक देंगे और यहाँ से एक एटीपी को यूज करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सोडियम की मिकदार तो बाहर ज्यादा है, तो यहाँ से ही सोडियम को पकड़ के जहां पे सोडियम की मिकदार ज्यादा है वहां पे सोडियम को फेंक देंगे। और सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स जाएंगे? सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स जाएंगे और पोटाशियम के 2 मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। और एनर्जी कितनी यूज होगी? 1 एटीपी को यूज करके। तो इस तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इनको हम बोलते हैं जहां पे एनर्जी यूज होती है सोडियम पोटाशियम पंप, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो एक तो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है कैरियर प्रोटीन और चैनल्स, जिसे वाटर चैनल्स जिसे हम एक्वापोरिन भी बोलते हैं। तो इसके अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक और वजह से, एक तो कोलेस्ट्रोलिन की वजह है कि वो जमता नहीं है या बहता नहीं है, एक और वजह है जिसकी वजह से वो मूव करता है, फ्लूइड की तरह मूव करता है। इनके जो टांग होते हैं, 2 टांग होते हैं। एक टांग जो इसका बना होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है, हाइड्रोकार्बन का बना होता है। और एक टांग जो है वो बना होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से वो थोड़ा सा लूज होता है, तो वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऐसे टेढ़ा होता है, टेढ़ा। और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है। तो इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की वजह से, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इनमें मौजूद होता है, तो उसकी वजह से ये ऐसे लूज होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे फ्लूइड की तरह मूव करता है। अगर ये फ्लूइड की तरह मूव ना करता तो इनमें से ये जो मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं ये मूव ना कर सकते। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप लोग के अगर कोई डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनकी रिप्लाई दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें ताकि मुझे भी कुछ रिवार्ड्स मिलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।